हेलो वीवर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के लर्नर्स। आज का यह वीडियो जो है वो टेंस पर है। इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे टेंस जिसका नाम है द सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में टेंस का जो मतलब होता है, ये टेंस जो है इसका मतलब हमारा वर्ब से होता है। जितने भी टेंसेस हैं उसका टेंसेस रिलेटेड वर्ब फॉर्म्स, ठीक है ना। वर्ब के रूप से टेंस का मतलब होता है। तो वर्ब के जितने भी रूप हैं, कितने रूप हैं? 5। V1, V2, V3, V4 और V5। वर्ब के ये 5 रूप हैं। इन्हीं पांचों रूपों में से टेंस का कनेक्शन रहता है। तो जैसे हम देखेंगे गो, वेंट, गो V1 हुआ, वेंट V2 हुआ, गॉन V3 हुआ और गोइंग जो है ये V4 हुआ और गोज जो है वो V5 हुआ। क्लियर? तो ये V1 और ये V5 जो है वो ही सिंपल प्रेजेंट टेंस से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन्हीं V1 और V5 का प्रयोग हम करते हैं। तो वर्ब के जहां 5 रूप होते हैं उसमें से 3 अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अलग टेंस में इनका प्रयोग होता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिन वर्ब के 2 रूपों का प्रयोग किया जाता है वह है V1 और V5। तो ये V1 क्या है? वर्ब का प्लेन रूप, वर्ब का प्लेन रूप या मौलिक रूप जो कह सकते हैं, ओरिजिनल वर्ब फॉर्म जो होता है V1 होता है और यह प्लुरल होता है। क्या होता है? ये ओरिजिनल वर्ब और प्लस ये क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो ये V1 है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में चलता है और ये V5 जिसके अंत में S या ES या IES लगा रहता है, ये वर्ब का 5वां रूप है। तो ये V1 और V5 ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं। तो हमने ये भी जाना कि टेंस में किसका वास्ता रहता है। तो टेंस का वास्ता वर्ब से रहता है। और वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं जो आपके सामने बोर्ड पर है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब के किन रूपों का प्रयोग करते हैं? तो वर्ब के जहां 5 रूप होते हैं उसमें से 2 का प्रयोग करते हैं, V1 का और V5 का। ये भी जाने कि V1 क्या है? तो ओरिजिनल वर्ब या प्लेन वर्ब, ओरिजिनल वर्ब या प्लेन वर्ब, ठीक है ना। और दूसरा है कि वो प्लूरल रूप में होता है और 5वां है कि उसमें S, ES या IES रहता है और ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म में रहता है। ये सिंगुलर फॉर्म में रहता है। तो ये भी जाने। अब हम लोग ये जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर, कितने तरह का स्ट्रक्चर है और हम उनका प्रयोग सीखेंगे, बनाना सीखेंगे और स्ट्रक्चर को भी जानेंगे। तो आइए इस प्रकार से अभी हम लोग स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़े हैं वर्ब का फॉर्म पढ़े हैं, वर्ब फॉर्म्स पढ़े 1 नंबर में जो टेंस से जुड़ा रहता है। 2 नंबर में पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर, STRUCTURES स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। ये 5 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, यस नो क्वेश्चन,
निगेटिव यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, ये 5 तरह के पढ़ेंगे अभी। और फिर उसके बाद हम लोग थर्ड में पढ़ेंगे यूसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो आज के क्लास में हम लोग ये 3 पॉइंट पढ़ेंगे जो वीडियो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट 1 में रहेगा, और इसके पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे आपको एक्सरसाइज पढ़ेंगे, और वो डिफरेंट एक्सरसाइज होगा, ठीक है ना, डिफरेंट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। और ये सभी पॉइंट्स मिलकर हमारे टेंस को मजबूत कर देंगे। कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? तो अभी हम कह सकते हैं कि वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इसके साथ ही आपको ट्रांसलेशन जो करना है वो आसान हो जाएगा, आपका स्पोकन इंग्लिश आसान हो जाएगा, और 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए ये एक्सरसाइज जो आता है गैप फिलिंग या वर्ब का डिफरेंट फॉर्म को भरने के लिए, या फिर एरर्स एडिटिंग करने के लिए आता है, वो सभी जगह ये काम आएगा। तो आइए हम लोग जहाँ ये वर्ब फॉर्म पढ़ लिए, अब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर्स, अभी हम लोग जो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे वह है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं या बनाते हैं वो देखेंगे। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या हो गया आपका? ये किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का होना आवश्यक होता है, हम लोग पढ़ लिए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। और सब्जेक्ट के बाद हम V1 या V5 यहाँ रखेंगे, और फिर हम ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, और फिर इसके बाद हम अदर वर्ड्स भी रख सकते हैं। अदर वर्ड्स कुछ भी रख सकते हैं, इसके बाद जो भी आएगा। तो ये V1, तो ये सब्जेक्ट V1, V5, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, और वाक्य के अंत में क्या रहेगा? फुल स्टॉप रहेगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब बात है कि V1 का प्रयोग किसके साथ करेंगे और V5 का प्रयोग किसके साथ करेंगे। 2 वर्ब का रूप है, यहाँ आपने देखा है। तो V1 का प्रयोग प्लुरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? प्लुरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और V5 का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने क्या देखा? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा प्लुरल भी हो सकता है। तो यहां हम सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहेंगे? तो थर्ड पर्सन, ठीक है ना, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर जो फॉर्म होता है उसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे नेम, सिंगल नेम, एक नाम हो सकता है, एक नाम राम श्याम राधा मीरा, ठीक है ना, तो एक नाम हो सकता है। और ये प्लुरल सब्जेक्ट किसके साथ प्रयोग करते हैं? आई के साथ, यू के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ एक नाम जो है हो सकता है ही, प्रोनाउन हो गया, सी है ना, ही है, सी है, यहाँ आई है, यू है, वी है, दे है, या टू नेम्स। ये सभी चीज़ हम सीखेंगे आगे जब स्ट्रक्चर में इनका प्रयोग आएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसकी चर्चा हमने किया है। तो सब्जेक्ट V1, V5, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तो ये V1 किसके साथ? प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। V5 किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और वो प्लुरल कौन हो सकते हैं और ये सिंगुलर कौन हो सकते हैं, यहाँ भी आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाया गया। तो इस प्रकार से अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में जैसे आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तो यहाँ आई के साथ ये हेल्प V1 लगा,
ठीक है ना। तो आई सब्जेक्ट हो गया, ये V1 हो गया हेल्प V1, ठीक है ना। ये V1 किसके अनुसार आया, आई के अनुसार आया, फर्स्ट पर्सन है। और यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया ये सी कुक्स टी फॉर द गेस्ट, ठीक है, ये फुल स्टॉप। सी कुक्स टी फॉर द गेस्ट, यहाँ पर सी सब्जेक्ट हो गया, ये सी सब्जेक्ट हो गया और ये सिंगुलर नंबर में है। सी का क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए इसके साथ हमने क्या लगाया, V5, और V5 की पहचान क्या है, उसके अंत में S, ES और IES रहता है, ठीक है ना। ये T ऑब्जेक्ट हो गया और अदर वर्ड्स में ये आ गया फॉर द गेस्ट, अतिथि के लिए वो चाय बनाती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। क्या है ये स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एक और देखते हैं, दे मेक अ प्लान फॉर यू, ठीक है ना। तो दे सब्जेक्ट है, यह प्लूरल है, इसलिए V1 मेक का प्रयोग हुआ और ये प्लान ऑब्जेक्ट हो गया और ये अदर वर्ड्स में आ गया फॉर यू। तो इस प्रकार से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर सीखा। इसको ध्यान में रखने की बात है क्योंकि हम टेंस में स्ट्रक्चर के बिना वाक्य की रचना नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग जहाँ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सीखे हैं वहीं अब हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर सीखेंगे। क्या सीखेंगे, निगेटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है ये, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव वाक्य बनाने के लिए, अभी हमने हाँ वाला वाक्य बनाया, हाँ हम लोग पढ़ते हैं, हाँ वे लोग खेलते हैं, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे निगेटिव यानी ना वाला, नहीं हम लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं वे लोग नहीं खेलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए जो निगेटिव स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस, यहाँ नॉट जो है अकेले नहीं आता है, यहाँ डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये डू नॉट और ये डज नॉट क्या है, निगेटिव स्ट्रक्चर बताता है। निगेटिव स्ट्रक्चर में सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव स्ट्रक्चर में डू नॉट या डज नॉट निश्चित रूप से रहता है। क्लियर। तो अब हम जानेंगे कि डू नॉट का प्रयोग किसके साथ करते हैं और डज नॉट का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो बस वही सूत्र है कि V1 किसके साथ प्रयोग करते हैं और V5 किसके साथ। तो डू नॉट का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डज नॉट का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ये आसान हो गया। अब हम लोग सेंटेंस बनाकर देखते हैं कि वे लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। वे लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो वे लोग नहीं पढ़ते हैं पुस्तक, ऐसे भी लिख सकते हैं, वे लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ नहीं, ये पढ़ते हैं प्रेजेंट हो गया, ता है, ते है, ती है, हिंदी के वाक्य से भी, हिंदी के अनुसार भी ये बता देते हैं, ता है, ते है, ती है, ये प्रेजेंट टेंस की निशानी है। और ये नहीं जो है वो निगेटिव की निशानी है। क्या है, निगेटिव, है ना। तो ये प्रेजेंट टेंस निगेटिव का ये स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो ये सब्जेक्ट हो गया दे हो गया, और दे प्लूरल है, एक तो है नहीं अनेक है, तो इसके साथ डू नॉट का प्रयोग होगा, दे डू नॉट। क्लियर है, दे डू नॉट। और पढ़ना का होता है रीड, दे डू नॉट रीड। ये V1 का प्रयोग हो गया। डू नॉट रहे या डज नॉट रहे, सदैव यहाँ क्या लगेगा, V1। इस पर भी ध्यान देना है, सदैव वहाँ V1 लगेगा। तो दे डू नॉट रीड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, तो अ बुक, दे डू नॉट रीड अ बुक। और अब फुल स्टॉप लग गया ये पूर्ण विराम के बदले में।
तो अब हम लोग चलते हैं कि वह पत्र नहीं लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है। क्लियर है? तो यहां हम देखते हैं कि वह के लिए सी आ गया और सी सिंगुलर है, एक है, तो इसके लिए डज नॉट का प्रयोग होगा। किसका चलेगा? डज नॉट, DOESNOT, सी डज नॉट। और लिखना का अंग्रेजी क्या होता है? ये वर्ब 1 राइट, सी डज नॉट राइट। क्या नहीं लिखती है? पत्र, ऑब्जेक्ट हो गया, ये पत्र क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। सी डज नॉट राइट अ लेटर, सी डज नॉट राइट अ लेटर, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर, इसमें क्या देखा कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट और प्लस V1, इसमें इस निगेटिव स्ट्रक्चर में ये सदैव V1 का ही प्रयोग होता है। तो डू नॉट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज नॉट का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो आइए हम देखते हैं इस एग्जाम्पल में, वे लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, ये ता है, ती है, ते है, ये हिंदी के पहचान से सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, और नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव हो गया। बस इसी स्ट्रक्चर से इसको बना देते हैं। वे लोग का अंग्रेजी हो गया सब्जेक्ट दे, और दे प्लूरल है तो डू नॉट का प्रयोग, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ चलता है। और फिर उसके बाद वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना का V1 हो गया रीड, दे डू नॉट रीड। और क्या नहीं पढ़ते हैं? पुस्तक, तो अ बुक। उसी तरह से वह पत्र नहीं लिखती है, सी डज नॉट राइट अ लेटर। तो अभी हम लोग दो दो एग्जाम्पल ही कर रहे हैं, आप घर पर बैठकर अपने बहुत सारे एग्जाम्पल को अपने से बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ ही अभी हम लोग पढ़े हैं अफर्मेटिव के साथ निगेटिव स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर हमारे पास हो गए। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपको इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव जो है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हमारे दो तरह के होते हैं, है ना? ये इंट्रोगेटिव और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है ना? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो हमारा दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का, ठीक है ना? एक होता है येस नो क्वेश्चन, येस नो क्वेश्चन, ठीक है ना? और एक होता है आपका WH क्वेश्चन। तो दोनों स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं आपका येस नो क्वेश्चन। किसको पढ़ेंगे? येस नो। तो येस नो का स्ट्रक्चर क्या होता है? येस नो इंट्रोगेटिव, येस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें आएगा आपका ये डू या डज, डू या डज आ गया, ठीक है? और प्लस ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये प्लस वर्ब का पहला रूप, प्लस ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और प्लस अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये हमारा हुआ आपका येस नो स्ट्रक्चर। तो देखते हैं, बस वही बात है इसमें भी, डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, डू का प्रयोग किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं। इसमें दो चीज़ें नया था, ये दोनों हमने सीख लिया अभी। तो लिखते हैं कि क्या वह यहाँ आती है, क्या वह यहाँ आती है, ठीक है ना? प्रश्न चिन्ह। तो इसका येस नो स्ट्रक्चर क्यों नाम पड़ा? तो इसका आंसर निकलेगा हाँ में या ना में। क्या वह यहाँ आती है? तो आती है तो हाँ, और क्या वह यहाँ नहीं आती है तो नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर हाँ और ना में निकला, तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर का नाम क्या नाम पड़ गया? येस नो क्वेश्चन। तो क्या, तो सबसे पहले हम येस नो क्वेश्चन में सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह का अंग्रेजी हो गया सी। क्या हो गया हमारा? सी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लिए, तो सी को देखते हैं कि क्या यह सिंगुलर है या प्लूरल है। तो दिखाई पड़ता है सी तो सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या चलेगा? डू और डज में डज सिंगुलर के लिए आता है, तो डज को यहां लिख देंगे। अब हम डज, डज सी, और आना का अंग्रेजी हो गया कम। क्या हो गया? कम। तो वर्ब का पहला रूप ही हमेशा लगेगा कम, डज सी कम। और यहां का हो गया हियर, डज सी कम हियर। बस ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। क्या तुम
अंग्रेजी बोलते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? बोलते हो, ठीक है। और अंत में प्रश्न चिन्ह। तो सबसे पहले हम इससे अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या मिला, यू। क्या मिला, यू। तो यू हमारा प्लूरल है तो इसके साथ लग गया डू यू। अब बोलना का स्पीक, SPEAK, स्पीक। डू यू स्पीक, क्या बोलते हो अंग्रेजी, तो इंग्लिश। यहां ऑब्जेक्ट आ गया और यहां प्रश्न चिन्ह लग गया, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो इस प्रकार से हम लोग येस नो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी अभी हम लोग सीखे हैं। उसी तरह से बोल सकते हैं कि क्या किसान अन्न उगाते हैं, डू फार्मर्स ग्रो ग्रेन्स। क्या शिक्षक विद्यालय में पढ़ाते हैं, डू टीचर्स टीच इन स्कूल्स। क्या दुकानदार वस्तु बेचते हैं, डू शॉपकीपर्स सेल गुड्स। तो इस तरह से हम बहुत सारे बना सकते हैं। ये स्पोकन इंग्लिश में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत प्रयोग होता है और इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, 5-6 प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे अभी तुरंत इसी वीडियो में, इसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब जहां हम लोगों ने यस नो क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के 2 भाग होते हैं, तो अभी हम लोगों ने यस नो स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे WH। क्या पढ़ने जा रहे हैं, WH स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। और WH स्ट्रक्चर पढ़ते समय सभी यस नो का ही स्ट्रक्चर रहेगा, एक WH आकर जुड़ जाएगा। WH व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुम, विच, ये सब इसी में है। इस WH का मतलब क्या हुआ, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विच, हुम, ये सब इसी में जुड़ा हुआ है। तो WH प्लस डू और डज, सब ये एस नो स्ट्रक्चर चल रहा है। तो WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन या अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो अभी हमको एक नया चीज यहाँ ये मिला, ये तो यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, इससे हम पहले से परिचित हो गए अभी। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं भारत के विषय में, भारत के विषय में, आप क्या सोचते हैं भारत के विषय में। क्लियर है। तो ये हमारा एक हिंदी का वाक्य हुआ। हिंदी का वाक्य इसे लिख रहे हैं कि हम सभी लर्नर्स को इसके माध्यम से सीखने में सुविधा होगी, और भी इसे छोड़कर दूसरा भी कर सकते हैं जो हमारे इस टीचिंग में है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या का अंग्रेजी चुनते हैं। यस नो क्वेश्चन में क्या बताए थे, सबसे पहले किसका अंग्रेजी बनाने के लिए, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए। लेकिन अब WH क्वेश्चन में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले क्या का अंग्रेजी ढूंढेंगे। ये WH है, इसका क्या होगा, तो क्या का अंग्रेजी हो गया व्हाट। क्या हो गया, व्हाट। अब उसके बाद ढूंढते हैं सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट हो गया आप, तो थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे और आपका अंग्रेजी हो गया यू। तो ये 2 चीज हमको मिल गए। अब हमको डू लगाना है डज, ये कौन बताएगा, ये सब्जेक्ट बताता है। तो यू हमारा प्लूरल है, तो इस प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू। तो यहां पर हमने डू लिख दिया। व्हाट डू यू, इतना तक क्लियर हो गया, व्हाट डू यू, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमको वर्ब चाहिए, तो वर्ब हिंदी के वाक्य में ढूंढते हैं कौन है, यह है सोचना। तो सोचना का इंग्लिश क्या होगा, थिंक, THINK। हमने वर्ब का पहला ही रूप लगाना है, प्लेन वर्ब फॉर्म, तो हमने वर्ब 1 लगा दिया थिंक। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, इतना तो क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, के विषय में, भारत के विषय में। तो भारत का इंडिया हो गया। अब विषय अबाउट, ये प्रीपोजिशन है, अबाउट इंडिया, इंडिया, ठीक है ना। और अंत में प्रश्न चिन्ह, ये प्रीपोजिशन है। इसका क्लास हो चुका है और अभी विस्तार रूप से प्रीपोजिशन का प्रयोग चलेगा, आज के ही वीडियो में ये डाला जाएगा। तो एक प्रीपोजिशन का कितने हम प्रयोग कर सकते हैं, 15-20 कर सकते हैं, 10-12 कर सकते हैं, वो आज से आप लोगों को मिलेगा।
अगले वीडियो में। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया, इस तरह से हमारा WH क्वेश्चन रेडी हो गया। फिर उसके बाद हम सीखते हैं कि वह कब आती है, वह कब आती है विद्यालय में, वह कब आती है विद्यालय में। तो ये प्रश्न चिन्ह हो गया। अब हम कब का अंग्रेजी चुनेंगे, कब का इंग्लिश बनाते हैं व्हेन, कब का क्या हो गया व्हेन, और थोड़ा सा जगह छोड़कर फिर व्हेन हो गया। अब थोड़ा सा इसके लिए जगह छोड़ देते हैं यहाँ पर कि हम डू लगाएंगे कि डज, ये कौन बताता है, सब्जेक्ट। तो अब हम सब्जेक्ट को चुनते हैं। इस पूरे वाक्य में सब्जेक्ट हमको वह दिखाई पड़ा, तो वह थोड़ा सा जगह छोड़कर लिखेंगे सी। तो सी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ डू और डज में क्या लगेगा, डज। तो व्हेन डज हो गया, व्हेन डज सी। और आना का कम, व्हेन डज सी कम। और यहाँ व्हेन डज सी कम, वह कब आती है, कहाँ आती है, विद्यालय में। तो इन द स्कूल, इन द स्कूल। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने ये बना दिया, व्हेन डज सी कम इन द स्कूल, वह विद्यालय में कब आती है। तो इस प्रकार से हमने WH स्ट्रक्चर भी सीखा। क्लियर है। और अब हम लोग एक और स्ट्रक्चर सीखने रहे हैं कि WH स्ट्रक्चर में निगेटिव कैसे हम बनाएंगे, WH में निगेटिव कैसे बनाएंगे। यह भी बहुत आसान है, आपके लिए इंटरेस्टेड है तो अभी हम लोग दो चीज है ना, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों चीज है। इंट्रोगेटिव ये हो गया और निगेटिव कौन हो गया, नॉट। ये दोनों लगा रहेगा एक ही वाक्य में, है ना। क्या तुम वहां नहीं जाते हो, नहीं जाते हो। क्लियर है। तो आप देखिए ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये प्रश्न हो गया, और नहीं आया तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ये दोनों इसमें लगा हुआ, तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले तो ये येस नो क्वेश्चन है। क्या है ये, येस नो। तो येस नो के लिए हम जैसे यहाँ हम बना लिए, तुम का इंग्लिश हो गया यू, और यू हमारा क्या है, प्लूरल है, तो लग गया इसमें डू यू, और फिर उसके बाद नॉट आ गया, डू यू नॉट, और जाना का गो हो गया, डू यू नॉट गो देयर ना, वहाँ का इंग्लिश क्या हो गया, देयर, और अंत में आ गया ये प्रश्न चिन्ह। तो हमने बिना स्ट्रक्चर का भी बनाया है पहले की पढ़ाई के अनुसार, या अभी जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े हैं। तो ये आप देखेंगे, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट निकाला यू, और यू हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल, ये तय कर दिया, और प्लूरल है तो डू लग गया, और फिर उसके बाद हम निगेटिव नॉट आ गए, और फिर हमने वर्ब वन का प्रयोग किया, और फिर ये कंप्लीमेंट का प्रयोग किया। क्लियर। तो इस प्रकार से अब हम स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो डू या डज, क्लियर हो गया, डू या डज, प्लस ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और प्लस ये हो गया हमारा नॉट, और प्लस ये हो गया हमारा वर्ब का पहला रूप, और प्लस हम ऑब्जेक्ट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, और ये आ गया प्लस अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और इस प्रकार से अभी हमने आपको हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस से स्ट्रक्चर को तैयार किया। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने लगभग 5 स्ट्रक्चर पढ़े हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं वाक्य की रचना करने में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम प्रयोग किस तरह के वाक्यों को व्यक्त करने में करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जहां हमने टेंस में वर्ब के इंपॉर्टेंस को पढ़ा, जहां हमने टेंस में स्ट्रक्चर को सीखा, उसी प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है आप अपने अभ्यास से अधिक अभ्यास से आप इसको अपने कंठस्थ कर सकते हैं। परफेक्ट
आपको प्रैक्टिस करेंगे, परफेक्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अंग्रेजी पर पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूसेस, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो यूसेस है वो बहुत ही आसान है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यूसेस, USES, यूसेस ऑफ प्रेजेंट टेंस, यूसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट, यूसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूसेस है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है इसका प्रयोग देखते हैं कि ऐसा कार्य जो नित्य होता है, क्या होता है? नित्य होता है, स्थायी, चाहे ऐसे कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ, फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, UNIVERSL, फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या हुआ? ये यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या हुआ? ऐसा कार्य जो तीनों काल में सत्य हो, कल भी होता था, आज भी होता है और आने वाला कल में भी होगा। तो ऐसे ही कार्य जो तीनों काल में होता रहा है तो उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। जैसे गाय घास खाती है ना, द काउज इट ग्रास, काउज इट ग्रास, गाय घास खाती है। क्लियर है? तो ये इट जो है ये वर्ब का पहला रूप है, और वर्ब का पहला रूप किस टेंस में प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, ठीक है ना। एक और देखते हैं, काउज गिव मिल्क, काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती है। तो ये गिव भी क्या है? V1 है, और V1 का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक और देखते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। तो भाई सूर्य कल भी पूरब में उगता था, आज भी उगता है और आने वाला कल में भी उगेगा। तो ये द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और इस यूनिवर्सल ट्रूथ को हमने किस टेंस में व्यक्त किया है? ये राइजेज वर्ब का पांचवा रूप है। ये वर्ब का कौन सा है? पांचवा रूप है। तो वर्ब का पांचवा रूप किस टेंस में प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहां हमने क्या देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए करते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? जो तीनों काल में सत्य हो, कल भी, आज भी और आने वाला कल में भी। तो एक और देख सकते हैं कि सूर्य क्या फैलाता है? प्रकाश। द सन गिव्स लाइट, द सन गिव्स लाइट, या द सन स्प्रिट्स लाइट। तो यहाँ स्प्रिट्स क्या है या गिव्स क्या है? ये वर्ब का पांचवा रूप है, और यही वर्ब का पांचवा रूप हम किस टेंस में प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो हम लोगों ने आपको आज अभी क्या सीखे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्य को व्यक्त करने में करते हैं जो तीनों काल में सत्य है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आयल फ्लोट्स, आयल फ्लोट्स, आयल फ्लोट्स ऑन वाटर, आयल फ्लोट्स ऑन वाटर। यहां क्या देखे हमने? तेल तैरता है पानी के ऊपर। तो यहां फ्लोट्स जो है ये वर्ब का पांचवा रूप है, क्योंकि इसके अंत में क्या दिखने को मिला? एस। तो वर्ब का पांचवा रूप किस टेंस के लिए है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए है। तो हमने ये भी देखा कि तेल जो है वो पानी पर कल भी तैरता था, आज भी तैरता है और आने वाला कल में भी तैरेगा। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला प्रयोग हम किसके लिए सीखें? फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। किसके लिए? फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। अभी हम लोग यूसेस में, यूसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और आपको मालूम है
कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का पहला या वर्ब का पांचवा रूप का ही प्रयोग करते हैं। तो अब हम जिसका दूसरा प्रयोग करने जा रहे हैं, किसका दूसरा, फॉर हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शंस, ठीक है ना। तो ये हैबिचुअल एक्शन क्या है, हैबिचुअल आदत से संबंधित कार्य, आदत क्या है, ये आदत, ठीक है ना, आदत, आदत संबंधी कार्य। जैसे विद्यार्थी क्या करते हैं, रोज स्कूल जाते हैं, ठीक है ना, विद्यार्थी क्या करते हैं, रोज विद्यालय जाते हैं। स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल डेली, क्लियर है, डेली। तो विद्यार्थी जाते हैं विद्यालय की ओर प्रतिदिन, डेली, हमेशा जाते हैं, रोज जाते हैं। तो यहाँ डेली जो है ना, ये डेली जो है यही हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है, ये डेली जो है वही हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। एक ये है फर्स्ट रीजन, और दूसरा है यहाँ V1, देखेंगे, गौर करेंगे, ये V1 है, तो ये दोनों मिलकर ये हमारा 2 हो गया। तो ये V1 और ये डेली वर्ड दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर हमारे किस तरह के एक्शन को बताते हैं, हैबिचुअल एक्शन को बताते हैं। और हैबिचुअल एक्शन किस टेंस में प्रयोग करते हैं, हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए इंग्लिश वाक्य में हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किस तरह का टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, क्लियर। जैसे हम लोग रोज शाम को चाय पीते हैं, वी ड्रिंक कॉफी, वी ड्रिंक कॉफी एवरी इवनिंग, EVERY, एवरी, EVENING, एवरी इवनिंग, वी ड्रिंक कॉफी एवरी इवनिंग। तो हर शाम, ये एवरी इवनिंग जो है यही तो हैबिचुअल एक्शन हुआ, हर रोज शाम को, प्रत्येक शाम को हम लोग चाय पीते हैं। और यहां पर ड्रिंक है V1, तो ये ड्रिंक और ये एवरी मॉर्निंग, यही दोनों मिलकर हैबिचुअल एक्शन साबित करते हैं। और हैबिचुअल एक्शन को जैसा कि मालूम है हम लोग को, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। एक और कर सकते हैं कि मैं हमेशा 5 बजे सुबह में उठ जाता हूं, आई ऑलवेज गेट अप, आई ऑलवेज गेट अप, आई ऑलवेज गेट अप एट 5 AM, क्लियर है। तो यहां ऑलवेज, ये ऑलवेज हैबिचुअल एक्शन है, ये बताता है कि हम हमेशा, मैं हमेशा, और ये गेट V1, ये दोनों मिलकर हैबिचुअल एक्शन साबित कर दिए। और हैबिचुअल एक्शन जब साबित हो गया तो हम इसे व्यक्त करने में, एक्सप्रेस करने में हम किस टेंस का प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इस प्रकार से हमने ये सभी सीखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम दूसरी बार किसके लिए कर सकते हैं, हैबिचुअल एक्शन के लिए। तो ऐसे वाक्यों में ऑलवेज, नेवर, है ना, ऐसे वाक्यों में जो हमको एडवर्ब ऑफ टाइम जो मिलेगा वो इसमें रहेगा। क्या है, वह है आपको ऑलवेज, ऐसे वाक्यों में ऑलवेज रहेगा, नेवर रहेगा, एवरी डे रहेगा, एवरी डे, फिर रहेगा आपको डेली रहेगा, समटाइम्स रहेगा, समटाइम्स लगा रहेगा। हैबिचुअल एक्शन में ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम लगे रहेंगे। उसके बाद नेवर भी लग सकता है, ट्वाइस अ वीक लग सकता है, ट्वाइस अ वीक भी लग सकता है, या मंथ भी लग सकता है, या ईयर भी लगता है, क्लियर है। तो इस प्रकार से ऐसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमारा इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं, जनरली भी लिख सकते हैं, आपको यूजुअली भी लिख सकते हैं, ऑफन भी लिख सकते हैं, OFTEN, ऑफन, जनरली, GENERALLY, जनरली, यूजुअली, ठीक है ना। ये सभी शब्द, ये सभी शब्द जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है, एडवर्ब ऑफ
टाइम, ये समय की सूचना देते हैं। क्लियर है? और ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम बताते हैं, अगर वाक्य में पाए जाते हैं तो बताते हैं कि ये हैबिचुअल एक्शन है, और हैबिचुअल एक्शन है तो इसमें वर्ब निश्चित रूप से कौन सा लगा रहेगा? V1 या V5 सब्जेक्ट के अनुसार। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने दो चीज सीखा। अब हम लोग इसमें कुछ और भी सीखने जा रहे हैं, वो हमारा होगा थर्ड पॉइंट, है ना, प्लानेड फ्यूचर एक्शन। ये हमारा थर्ड हो जाएगा, फॉर प्लानेड, PLANNED, प्लानेड फ्यूचर एक्शन, प्लानेड फ्यूचर एक्शन। ये गौर करेंगे, एक्शन यानी कार्य, ठीक है, और फ्यूचर यानी कि भविष्य में, ठीक है ना, भविष्य में, और प्लानेड मतलब योजनाबद्ध, योजनाबद्ध, ठीक है ना, योजनाबद्ध यानी योजना बना करके। तो हम कोई कार्य भविष्य में करने वाले हैं और उसकी योजना बना रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे टॉम रवाना हो जाएगा मुंबई, ठीक है ना, टॉम रवाना हो जाएगा मुंबई कल। तो कल फ्यूचर है, टुमारो। तो जैसे कि टॉम लीव्स फॉर मुंबई टुमारो। क्लियर है? तो ये टुमारो क्या है? फ्यूचर है। क्या है ये? फ्यूचर है, फ्यूचर। और रवाना होना एक्शन है। ये रवाना होना क्या है? एक्शन है, ठीक है। तो ये फ्यूचर एक्शन हुआ, और कैसा है? योजना बना हुआ है कि कल चला जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से इस योजनाबद्ध फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए हमने ये लिव्स वर्ब का पांचवा रूप है, वर्ब का पांचवा रूप, और यहाँ टुमारो है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर बताते हैं कि प्लानेड फ्यूचर एक्शन है। और प्लानेड फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए, अंग्रेजी के वाक्यों में व्यक्त करने के लिए हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है ना, कि टॉम लिव्स फॉर टुमारो, टॉम लिव्स फॉर मुंबई टुमारो, यानी कि आने वाले कल में टॉम चला जाएगा, है ना। जैसे हमारा कॉलेज जुलाई में खुलेगा, जैसे अभी हमारा ये मार्च है और हम लोग का जो कॉलेज है वो या स्कूल है वो जुलाई में खुलेगा। तो आवर स्कूल रीओपेंस इन जुलाई। तो ये जुलाई जो है, अभी तो मार्च है, जुलाई आने वाला है, फ्यूचर में है, तो ये फ्यूचर हो गया। और यहाँ वर्ब का ये पांचवा रूप है एस, वर्ब के अंत में रीओपन, पुनः खुलेगा, वर्ब का ये पांचवा रूप है। तो ये फ्यूचर वर्ड, ये फ्यूचर वर्ड है, जुलाई क्या है? फ्यूचर वर्ड है, और ये रीओपन्स वर्ब का पांचवा रूप है। तो ये वर्ब का पांचवा रूप और ये फ्यूचर टाइम, ये दोनों मिलकर बताते हैं प्लानेड फ्यूचर एक्शन। और प्लानेड फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो हमारा स्कूल खुलेगा पुनः कब? जुलाई में, यह पूर्व से निश्चित है, प्लानेड है, योजनाबद्ध है। तो इस तरह के कार्यों को व्यक्त करने में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, किस तरह के कार्यों को? तो पहला था हैबिचुअल एक्शन, दूसरा था आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, या फर्स्ट था यूनिवर्सल ट्रूथ, सेकंड था हैबिचुअल एक्शन, और थर्ड है हमारा प्लानेड फ्यूचर एक्शन। और अब हम लोग जा रहे हैं सीखने कंडीशनल सेंटेंस। इन कंडीशनल सेंटेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंस में भी करते हैं। ये हमारा फोर्थ है, फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है ना, कंडीशनल सेंटेंसेस। यहां कंडीशन मतलब शर्त। क्या है ये? शर्तनुमा, ठीक है ना, शर्तनुमा वाक्य। तो शर्तनुमा वाक्य में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं।
किस तरह के वाक्य में? कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है ना। तो ये देखना है कि कंडीशनल सेंटेंस क्या है। तो अभी आपके सामने एक हम सेंटेंस लिखेंगे और उसमें बताएंगे कि कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है। वी शैल नॉट गो आउट, वी शैल, पहले हम सेंटेंस देखते हैं, वी शैल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स। क्लियर है? ये हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस है। यहां से लेकर यहां तक हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है? कि हम लोग नहीं जाएंगे बाहर, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। कंडीशन क्या है? इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। बाहर नहीं जाने का शर्त क्या है? वर्षा का होना। तो वर्षा अगर होती है तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो आपको ये जो इफ है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कनेक्टर्स है, ठीक है ना, कंजक्शन है। तो यहां से लेकर यहां तक यही हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। ये क्या हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। क्लियर है? ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। और वाक्य में कंडीशनल सेंटेंस शुरू कैसे होता है? इसी कंजक्शन से, इसी कंजक्शन से हमारा शुरू होता है। क्लियर है? कौन सा कंजक्शन? ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सिर्फ ये कंजक्शन है, आगे चलकर पढ़ेंगे। तो यहां से शुरू होने वाला, इफ से शुरू होने वाला वाक्य कंडीशनल सेंटेंस। पहचान कैसे करते हैं? कंजक्शन से। और इसी में ये V5 है, इसी में ये क्या है? V5 या V1 भी हो सकता है। अगर वर्षा होती है तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो इसी कंडीशनल सेंटेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। यहां V5 क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अभी हम जान गए कि कंडीशनल सेंटेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। इफ वाले यानी कंजक्शन के बाद वाले वाक्य में, उसके पहले वाले में नहीं। उसके पहले वाले में सिंपल फ्यूचर है। ये क्या है हमारा? सिंपल फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो आइए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। क्या है? बहुत ही सिंपल है। I shall help you, I shall help you, I shall help you when you come, when you come। ठीक है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब तुम आओगे, जब तुम आओगे। क्लियर? हम लोग नहीं जाएंगे जब वर्षा होगी। क्लियर? तो ये दोनों वाक्यों में फ्यूचर का ही भाव निकल रहा है, लेकिन कंजक्शन वाले के बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। भले भाव फ्यूचर का देगा, अर्थ फ्यूचर का देगा, लेकिन हम उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब तुम आओगे। क्लियर? तो यहां कंडीशनल सेंटेंस यही ना कंजक्शन है, यही कंजक्शन है व्हेन। और यहां से लेकर यहां तक ये सब कंडीशनल सेंटेंस है। ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। और इसी कंडीशनल सेंटेंस में सबसे पहले तो हम कंजक्शन वाले से पकड़ लिए कहाँ से है कंडीशनल सेंटेंस। उसके बाद हम इसमें वर्ब ये V1 का प्रयोग किए हैं। भले ही ये फ्यूचर देगा। तो व्हेन यू कम, है ना। तो हमने क्या देखा? मदद तो करेंगे, लेकिन कंडीशन है कि जब तुम आओगे। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंस में भी करते हैं। और थोड़े से और प्रयोग रह गए हैं, एक दो बहुत ही सिंपल है, वो हम लोग देखते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में हम लोग हेडिंग जो देखते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखता है, ठीक है ना। 5 तो हेडिंग इन न्यूज़, हेडिंग हेडलाइन भी कर सकते हैं या हेडिंग कर सकते हैं। हेडिंग इन न्यूज़पेपर, इन न्यूज़पेपर, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर में जो हेडिंग होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखता है, ठीक है ना। जैसे
पीस टॉक, पीस टॉक्स फेल, पीस टॉक्स फेल। ठीक है, ये मान लीजिए हेडिंग है न्यूज़पेपर का, शांति वार्ता भंग, शांति वार्ता असफल, है ना। तो ये पीस टॉक्स जो है, शांति वार्ताएं, ये फेल, ये V1 है। क्या है ये? V1 है। और यहां से यहां तक ये प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है ये? प्लूरल सब्जेक्ट है। टॉक्स वार्तालाप, एक नहीं अनेक वार्तालाप। तो शांति के लिए जो अनेक वार्तालाप किए गए वो असफल हो गया। ठीक है ना। तो ये न्यूज़पेपर का हेडिंग है। ठीक है ना। एक और देख सकते हैं हम लोग, जैसे दिस मैटर opens our eyes। क्लियर है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये मैटर जो है वो सब्जेक्ट है और ये ओपेंस जो है आपका V5 है। तो इस तरह से न्यूज़पेपर का हेडिंग भी जो है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। और इसी के साथ अभी हम लोग और छोटे छोटे दो इसका प्रयोग देखते हैं। तो इस प्रकार से लेखक की बातों को, ठीक है ना, लेखक की बातों को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। शेक्सपियर 6 ऑथर्स, AUTHORS, ऑथर्स स्टेटमेंट जो है वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिखते हैं। ठीक है ना। तो जैसे एक एग्जाम्पल है शेक्सपियर, चाहे विलियम शेक्सपियर says that nature heals our wounds। ठीक है। इसमें एक स्टेटमेंट है। ये विलियम शेक्सपियर कौन है? एक पोएट है। पोएट कहें या ऑथर्स कहें एक ही बात है। तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं, ये V5 है। ये V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस का है कि नेचर हिल्स, यहां भी V5 है। नेचर हिल्स आवर वुंड्स, नेचर जो है, प्रकृति जो है हमारे घाव को भर देती है। ठीक है ना। तो यहां पर हमने लेखक की बात को सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त किया है। ठीक है ना। तो लेखक की बातों को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं हिस्ट्री की बातों को। ठीक है ना। हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है वो हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। ठीक है ना। हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है वो हम ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। क्लियर है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया विंस द बैटल ऑफ फ्रीडम। यहां गौर करेंगे, भारत जीत लेता है आज़ादी की लड़ाई को। तो यहाँ हिस्ट्री की बात है कि भारत आज़ादी की लड़ाई को क्या कर लेता है? जीत लेता है। तो ये हिस्टोरिकल इवेंट्स है। और ये विंस जो है, ये विंस वर्ब 5 है, वर्ब का 5वां रूप है। तो वर्ब का 5वां रूप किस टेंस में प्रयोग किए जाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है ना। तो अब हम लोग ये भी किए। और दूसरी चीज़ है कि आपको रेडियो कमेंट्री की जो बातें हैं वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। ठीक है ना। जैसे इंडियन
क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम wins the match। क्लियर है? तो यहाँ विंस भी हमारा क्या है, वर्ब का पांचवा रूप है। तो कमेंट्री में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से हम लोगों ने अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये लगभग 8 यूसेस पढ़े हैं और इसके बाद का जो वीडियो बनाएंगे इसका पार्ट 2, उसमें हम लोग तरह तरह के एक्सरसाइज करेंगे और उस सभी एक्सरसाइज से हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस और मजबूत हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी और हेल्पफुल है।